तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो हमने अभी जो पिछली वीडियो में जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने बिंबिसार। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा अशोक। तो चलिए देखते हैं। अशोका जिनका राज्यकाल 270 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व तक रहा। चलिए इसमें देखते हैं कुछ पॉइंट्स। अशोक को मौर्य वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। वह बिंदुसार का पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था, यानी बिंदुसार का बेटा और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। उसके शासनकाल में मौर्य समाज अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, यानी इसे शिलालेखों का जनक भी कहा जाता है। मीन्स जो शिलालेखों की जो शुरुआत करी थी वो अशोका ने की थी, इसीलिए इसको शिलालेखों का जनक भी कहा जाता है। देवनाम प्रिय, ये नाम हिंदू धर्म में उसे विश्वास को उजागर करता है। यानी जो देवनाम प्रिय है ये नाम उसको हिंदू धर्म से मिला, जो उसके विश्वास को उजागर करता है। प्रियदर्शी, देखने में सुंदर, यानी ये दोनों नाम से अशोका को जाना जाता था। तो वह पूछ सकता है कि देवनाम प्रिय किस शासक को कहा जाता था, तो इसको कहा जाता था अशोक को। ये दोनों नाम हमें बरार प्लस कंधार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दोनों नाम हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं, बरार और कंधार जैसे शिलालेखों में देखने को मिलते हैं। मतलब अगर आपसे पूछे कि अशोका को प्रियदर्शनी और देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता था, ये हमें किस शिलालेख से पता लगता है, तो बरार और कंधार। अशोक नाम हमें मास्की प्लस गुजरा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, एक अभिलेख है जिसे मास्की प्लस गुजरा अभिलेख कहते हैं। तो जो अशोक है वो नाम हमें कहाँ से देखने को मिलता है, मास्की प्लस गुजरा अभिलेख में। ये नीचे मैंने शिलालेख की एक इमेज डाल रखी है। मतलब शिलालेख उसको बोलते थे जो किसी पत्थर पर जो लिखावट, यानी पत्थर को काट कर लिखते थे, तो ये शिलालेख कहा जाता था। ठीक है, ये शिलालेख है। अशोक का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। ठीक है, अशोक मौर्य नाम हमें रुद्रादमन अभिलेख में मिलता है। यानी अशोक नाम हमें कहाँ मिलता है, रुद्रादमन। अशोक मौर्य, देखो अशोक नाम हमें कहाँ मिलता था, गुजरा प्लस मॉस्की में, लेकिन अशोक मौर्य नाम हमें रुद्रादमन अभिलेख में मिलता है। 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्य अभिषेक हुआ। तो अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ, 269 ईसा पूर्व में। ये इंपॉर्टेंट है। इनकी माता का नाम था शुभधांग्री। ठीक है, ये दिव्यवदान के अनुसार है, यानी दिव्यवदान एक ग्रंथ है, तो उसमें हमें क्या दिखता है, शुभधांगी, यानी अशोक की माता का नाम देखने को मिलता है। इनके 3 पुत्र हुए। सबसे पहला तिवर, जिनकी माता का नाम क्या था, कारुवाकी। दूसरा कुणाल, ठीक है, जिनकी माता का नाम क्या था, पद्मावती। और तीसरा पुत्र है महेंद्र। तो तिवर, कुणाल और महेंद्र, इनके 3 पुत्र हुए। ये बात ध्यान रखिएगा। इनकी 2 पुत्रियां भी थी। पहली पुत्री का नाम था संघमित्रा और दूसरी का नाम था चारुमती। संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका में धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा। यानी संघमित्रा जो इनकी पुत्री थी और महेंद्र जो इनका पुत्र था, उन दोनों को अशोक ने श्रीलंका में धर्म प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। और अशोक बौद्ध धर्म को मानता था। चारुमती ने नेपाल में देवपाटन नगर बसाया था। तो जो इनकी दूसरी पुत्री थी चारुमती, उन्होंने नेपाल में एक नगर बसाया था जिसका नाम क्या था, देवपाटन। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि ये बताओ कि अशोक की किस पुत्री ने, या फिर अशोक की पुत्री चारुमती ने नेपाल में एक नगर बसाया था, उसका नाम क्या था, देवपाटन। सेकंड पॉइंट है इसमें, उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु था
जिन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, यानी उपगुप्त ने ही अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। ये दीक्षा नहीं है, शिक्षा है। और अशोक के बाद जो अंतिम मौर्य शासक हुआ उसका नाम क्या था? बृहदत्त। तो ये पूछ सकता है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वो कौन था? बृहदत्त। जिसकी मृत्यु किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी और शुंग वंश की स्थापना हुई थी। अशोक के अभिलेख, ठीक है, अशोक के अब 2 प्रकार के शिलालेख हैं। शिलालेख अभिलेख एक ही तरह के होते हैं। तो एक को हम बोलते हैं दीर्घ और दूसरे को बोलते हैं लघु शिलालेख। तो देखो, दीर्घ शिलालेख में आपको क्या दे देगा? कुछ शिलालेखों के नाम दे देगा और उनका फिर ये पूछेगा कि ये हमें कहाँ से प्राप्त हुए। तो वही है, हमने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहला है शाहबाजगढ़ी का शिलालेख, जो हमें कहाँ से मिला? अफ़गानिस्तान से मिला। यानी शाहबाजगढ़ी अभिलेख कहाँ से मिला? हमें अफ़गानिस्तान से मिला है। मानसेरा, ठीक है, मानसेरा एक शिलालेख है जो हमें कहाँ से मिलता है? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच क्षेत्र में। यानी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच क्षेत्र में हमें मानसेरा शिलालेख देखने को मिलता है। और इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये खरोष्टी लिपि में है। मतलब जो और शिलालेख है वो देवनागरी लिपि में है, लेकिन ये एक अकेला ऐसा शिलालेख है जो हमें खरोष्टी लिपि में देखने को मिलता है। इसके बाद है कालसी, जो कहाँ से मिला? हमें देहरादून से मिला है। गिरनार हमें मिला है जूनागढ़, जो गुजरात में है, जो आपके गुजरात में था। तो कालसी देहरादून में और गिरनार जूनागढ़ में। उसके बाद हमें जो शिलालेख मिला है वो है धौली, वो मिला है हमें उड़ीसा से, ठीक है। जौगढ़ शिलालेख हमें मिला है वो भी उड़ीसा से। इसके बाद आता है एरागुड़ी शिलालेख। ये शिलालेख हमें मिला है करनूल, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक जगह है करनूल, वहाँ से हमें एरागुड़ी शिलालेख देखने को मिला है। इसके बाद आता है आपका सोपारा। सोपारा हमें थाने, जो आपके महाराष्ट्र में है। तो सोपारा शिलालेख हमें कहाँ से मिला है? थाने से, जो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए यही। इसके अगली वीडियो में हम देखेंगे दीर्घ शिलालेख, और इसके शिलालेख काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट शिलालेख है 5 से 6, मैं आपको वही पढ़ाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिएगा मेरे साथ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद।